ओके, नहीं किए कल करके लाना। गॉट इट? अरे यस सर नहीं, असाइनमेंट करके लाओ तो मुझे खुशी मिलेगी। सब कराएंगे, तुम करके बेटा ये वाली एक्टिविटी तो करके आओ, फिर नेक्स्ट वाली एक्टिविटी कराएंगे। कराएंगे, सब कराएंगे। चैप्टर तो खत्म हो जाने दो। क्या? हाँ हाँ। हाँ हाँ, दोनों आ सकता है। ओके गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने परसों चैप्टर क्या चालू किया था हमने? रेज्यूमे राइटिंग। रेज्यूमे का मतलब मुझे कौन बताएगा मेरे को? आपके अलावा कोई और? अभिनव के अलावा कोई और? आपके अलावा भी कोई और? कोई मुझे यहाँ से बताएगा रेज्यूमे का मतलब क्या होता है? नहीं बताएंगे? वेरी गुड। पीछे से कोई बताएगा रेज्यूमे का मतलब क्या होता है? यस दीपक, स्टैंड अप। ओके, एनीथिंग एल्स? एनीवन एल्स वांट्स टू ऐड समथिंग इनटू इट? यस कम ऑन। आप बैठो आप। हाँ चलो आप बोलो। सॉरी। ठीक है बैठो, आप बताओ। दीपक बैठ जाओ। ठीक है, हु आर यू? ओके, हु आर यू एंड व्हाई शुड दे हायर यू? राइट। ठीक है। कैन आई से रेज्यूमे इज अ इंट्रोडक्शन टू समवन? कैन आई से दैट? किसी आदमी का, किसी पर्सन का परिचय होता है रेज्यूमे। रेज्यूमे जो होता है, आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए भेज सकते हो, कॉलेज इंटरव्यू के लिए भेज सकते हो, कहीं इंटर्नशिप के लिए जाओ वहां भेज सकते हो। आपको बेसिकली फॉर्मली अपने आप को कभी किसी पर्सन से इंट्रोड्यूस कराना है बिफोर मीटिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन, उसको हम लोग बोलते हैं रेज्यूमे। राइट। रेज्यूमे का दूसरा नाम क्या है? सीवी। सीवी का फुल फॉर्म क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ सीवी इज करिकुलम वाइटी। ठीक है। करिकुलम वाइटी, रेज्यूमे या बायोडेटा। बायोडेटा मोर और लेस एक इनफॉर्मल वे में यूज किया जाता है। फॉर्मल वे के अंदर हम लोग हमेशा एक करिकुलम वाइटी या तो एक रेज्यूमे यूज करते हैं। ठीक है। अभी हम लोगों ने उस दिन हमने एक इनफॉर्मल छोटा डिस्कशन किया था कि रेज्यूमे में क्या क्या आना चाहिए। पर्सनल डिटेल आनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आनी चाहिए, आपका वर्क एक्सपीरियंस आना चाहिए, स्किल आना चाहिए, हॉबी आना चाहिए, लैंग्वेजेस नोन आनी चाहिए आपकी, और क्या क्या? रेफरेंसेस आना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई कई रेज्यूमे के ना डिक्लेरेशन आता है नीचे। ठीक है। अ गुड रेज्यूमे इज समवेयर अबाउट 2 पेजेस टू 2.5 पेजेस। आप 6 या 7 पेजेस का रेज्यूमे बना के भेजते हो, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्यादा लोग पढ़ेंगे नहीं उसको। फॉर अ नॉर्मल जॉब थिंग, अगर मानो पीएचडी के लिए आपके रेज्यूमेज जाते हैं, या फिर आगे जो है यूनिवर्सिटीज के लिए रेज्यूमे जाते हैं, या एक बहुत अच्छे जॉब के लिए इंटरव्यू जाते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल सीईओ के जॉब के लिए, मैनेजिंग डायरेक्टर के जॉब के लिए, तो आपका रेज्यूमे और आगे और बड़ा हो सकता है। बट एज ऑफ राइट नाउ हम लोग जिन जिन जॉब्स के लिए अभी अप्लाई करना चाहेंगे, उसके लिए हमारा रेज्यूमे शुड बी समवेयर अबाउट व्हाट, 2-2.5 पेजेस लॉन्ग, नॉट मोर देन दैट। ठीक है। आप लोग जब भी अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखोगे, तो वर्क एक्सपीरियंस के अंदर आप कैसे लिखोगे? सपोज फॉर एन एग्जांपल, मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, मैंने लिखा रिलेशनशिप मैनेजर एट एचडीएफसी बैंक, नीचे लिखा कब से कब तक, इस डेट से लेके इस डेट तक, और उसके नीचे क्या लिखूंगा अपनी मैं? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपने काम क्या किया है। ठीक है। अब आप लोग बोलेगी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखने की क्या जरूरत है? किसी के मन में है ये क्वेश्चन कि मैंने वहां क्या काम किया, मुझे वो क्यों लिखना जरूरी है? क्योंकि उसी से रिलेटेड आगे आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाओगे। सपोज फॉर एन एग्जांपल, जॉब निकली है क्रेडिट मैनेजर की। ठीक है। आपने अपने रेज्यूमे के अंदर लिख दिया आई वर्कड एट एच डी एफ सी बैंक फॉर एक्स वाई जी टाइम टू एक्स वाई जी टाइम। आपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिखा। अब दूसरे बैंक में वांट निकली है क्रेडिट मैनेजर की, और आप एच डी एफ सी बैंक में काम करते हो रिकवरी वाले का। रिकवरी वाले होते हैं ना, वो लोन की रिकवरी करने जाते हैं वो। तो क्या आपकी प्रोफाइल उस क्रेडिट मैनेजर की प्रोफाइल के लिए रिलेटेड रहेगी? नो। आपने जिस एरिया के अंदर काम किया है, जो वर्क आप लोगों ने किया है, वही आपका आगे जाकर के काम आएगा। ठीक है। अब पिछले बैच में, लाइक सैटरडे को तुम लोगों की क्लास तो नहीं हुई थी, सैटरडे को दूसरे बैचेस के अंदर जब मैंने सेम टॉपिक कराया था, जब मैंने उस टाइम पे उन लोगों का एक क्वेश्चन आया था कि सर रेज्यूमे के अंदर क्या हमें ये भी लिखना चाहिए कि हम कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं?
क्या लिखना चाहिए आप लोग बताओ मेरे को। कौन कौन बोलता है लिखना चाहिए, हाथ ऊपर करो। कौन कौन बोलता है नहीं लिखना चाहिए, उसके अंदर हाथ ऊपर करो। निर्दलीय लोग क्या सोचते हैं कि लिखना भी नहीं, हाँ ठीक है, हाथ नीचे कर लो। बाकी लोग क्या सोचते हैं, लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए। थर्ड ऑप्शन की ये बताएगा अभी अपने आप में आगे जा करके, है ना। तो देखो क्या होता है ना, आप अपने रेज्यूमे के अंदर जो आपका 2-2.5 पेज का जो रेज्यूमे होगा अपना, आप उस रेज्यूमे के अंदर कभी नहीं लिखोगे कि आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों, बिकॉज आप जब भी रेज्यूमे भेज रहे होगे तो आपने किसी से बात करके रेज्यूमे भेजा होगा आपने। आप किसी एचआर को, किसी मैनेजर को, किसी सीईओ को अपना रेज्यूमे भेजोगे तो मोर और लेस उसके पास रिक्वायरमेंट होगी, तभी तो अपना सीवी भेजोगे ना उसके पास में। हाँ, पहले पता होगा कि ये पद खाली है या ये पद खाली होने वाला है, या इस ऑर्गेनाइजेशन को इस टाइप का काम करने वाले आदमी की ज़रूरत है, तो हम सीवी भेजेंगे उसके यहाँ पे। ठीक है। अब इसके अंदर दूसरी चीज़ आती है, जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, तो वहाँ पे ये सारा जो होता है ना रेज्यूमे स्क्रीनिंग का डिपार्टमेंट और लोगों को छांटने का डिपार्टमेंट, ये होता है एचआर वाले के पास में। एचआर का फुल फॉर्म पता है सब लोगों को, हिमेश रेशमिया नहीं होता, इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है। इसे पर्सोनल डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, PERSONNEL, पर्सोनल डिपार्टमेंट। जो लोगों का, पर्सोनल मीन्स लोगों के लिए, एम्प्लॉय के लिए, पर्सोनल डिपार्टमेंट या एचआर डिपार्टमेंट। अब एचआर डिपार्टमेंट होता है ना, उनके पास में हर दिन के 100 सीवीज आते हैं, उनके पास में 100 रेज्यूमे आते हैं उनके पास में, अलग अलग जॉब के रिक्वायरमेंट के लिए। मानो सॉफ्टवेयर डेवलपर की जरूरत है तो उसका भी रेज्यूमे आया होगा, सीईओ की जरूरत है तो उसका भी रेज्यूमे आया होगा, एक अकाउंट्स में किसी पर्सन की जरूरत है तो उसका भी रेज्यूमे आया होगा। अब अगर मैं किसी कंपनी के एचआर को, ह्यूमन रिसोर्स को, पर्सनल डिपार्टमेंट वाले को अगर मैं ईमेल करता हूं अपना सीवी, पहली बात तो आप लोगों को ये पता है फिजिकल फॉर्म में भी सीवी जा सकता है एंड डिजिटल फॉर्म में भी जा सकता है, राइट, हाँ या ना। अब कोई किसी कंपनी में सीवी भेजने के लिए हमको उसे व्हाट्सएप मैसेज पे भेजना चाहिए कि हमें ईमेल पे भेजना चाहिए, ईमेल पे भेजना चाहिए, वेरी गुड। या तो फिजिकल फॉर्मेट में या तो ईमेल के ऊपर। अब सपोज फॉर एन एग्जांपल मैंने किसी कंपनी के एचआर को, ह्यूमन रिसोर्सेज को अपना सीवी भेजा, उस ह्यूमन रिसोर्स वाले ने, एचआर वाले ने 2 घंटे बाद मेल चेक करी। ठीक है। पूरे टाइम शायद डेस्क पे नहीं होगा, कोई मीटिंग में गया होगा, कोई और काम कराने के लिए गया होगा, तो उन्होंने 2 घंटे बाद उन्होंने मेल चेक करी। अब उस 2 घंटे के अंदर उनके पास 15 रेज्यूमेज आ गए उनके पास में। ठीक है। मैंने अप्लाई कर रहा हूँ फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर, और वहां पे उनके पास 15 अलग अलग रेज्यूमे और आ गए, जिसके अंदर कोई तो भी सीईओ के लिए अप्लाई कर रहा होगा, कोई अकाउंट्स के लिए अप्लाई कर रहा होगा, कोई लेट सपोज ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहा होगा। तो उन्हें ये समझ में कैसे आएगा कि मैं अपना सीवी या अपना रेज्यूमे किस चीज के लिए मैंने भेजा है उनको। कोई मुझे जवाब देगा इस चीज का। ये उन लोगों को इस चीज से समझ में आएगा, मेरे कवर लेटर भेजने से। ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे रेज्यूमे तो हमने भेज दिया, कवर लेटर क्या होता है। तो कवर लेटर बेसिकली वो लेटर होता है जिसके अंदर मैं अपनी रिक्वायरमेंट लिखता हूं आगे कि आई एम उत्कर्ष टिक्कू, आई एम सेंडिंग माई रेज्यूमे फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट और फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। ठीक है। मैं अभी अपना रेज्यूमे सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए भेज रहा था मैं। ठीक है। तो मैं अपने कवर लेटर में लिख के भेजूंगा, डियर लेट्स से एचआर मैनेजर का नाम कुछ भी बोलो, तो डियर एचआर मैनेजर, आई एम उत्कर्ष टिक्कू, आई वांटेड टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, अटैचिंग हेयर इज माय रेज्यूमे और करिकुलम वाइटी, प्लीज रेफर। ठीक है। आप ऐसा बनाओगे एक कवर लेटर, मतलब एक नॉर्मल सा कवर लेटर बनाया मैंने, अपन कवर लेटर भी काफी अच्छे अच्छे बड़े सारे होते हैं इसके अंदर। तो आप जब भी ईमेल भेजोगे, आप जब भी एक फिजिकल फॉर्मेट में भेजोगे, तो आप अपना रेज्यूमे तो भेजोगे ही भेजोगे, उसके साथ में आप कवर लेटर भी ये लगा के भेजोगे कि आप कौन हो, आप क्या पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, और आपको इस जॉब की जानकारी कहाँ से मिली। ठीक है। सपोज ये जॉब की जानकारी आपको मिली naukri.com से। ठीक है। तो आप उसमें लिखोगे आई केम अक्रॉस ऑन naukri.com दैट यू हैव अ पोस्ट अवेलेबल और वैकेंसी अवेलेबल फॉर अ पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर, अटैचिंग हेयर इज माई रेज्यूमे और करिकुलम वाइटी, प्लीज रेफर फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर व्हाटसोएवर द पोस्ट इज। ठीक है। so you will send a cover letter with it, so that the HR or the particular person who is actually knowing or is taking your interview or screening your CV, he or she will, भैया जूम नहीं चल रहा, भैया चलाओ ना उसको फटाफट से। भैया मैं उनको बोल के, कॉल नहीं लग रहा था आपका।
ठीक है, चलो अमित अब देखो। तो इस पर्टिकुलर पर्सन को उस दूसरे पर्सन को बताने के लिए, ओके वी विल वेट फॉर अ मिनट। हाँ यहाँ से मैं कर लूंगा भैया, अभी भैया छोड़ दो कर लूंगा। एक सेकेंड एंड स्टार्ट वीडियो। गुड मॉर्निंग पीपल इन द जूम। आज थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से थोड़ा सा लेट चालू हो रहा है। आई टेल यू अबाउट इट। वी आर बेसिकली हम लोग आगे कर रहे हैं अबाउट रेज्यूमे राइटिंग। मैंने अभी रेज्यूमे राइटिंग के अंदर कवर लेटर कराना चालू किया है। अभी हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्लीज स्टार्ट लिसनिंग टू इट। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरी मेरे को लिख देना यहाँ पे, मैं क्लास के बाद में आप लोगों की क्वेरी ले लूंगा विद द जूम कॉल। ओके या, सो लेट्स मूव अहेड। आप किसका क्या क्वेश्चन था? किसी का कुछ क्वेश्चन था? छोट किसकी? पीजी। पीजी तो काफी फुल फॉर्म हो सकती है। पेइंग गेस्ट भी बोल सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिकली डिसाइड करना है कि आपका वाला पीजी कहाँ पे यूज हो रहा है। अभी आपने कहाँ देखा आपने पीजी अपने वर्ड? तो बेसिकली एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के अंदर हो सकता है पीजी। पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया? ग्रेजुएशन मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया। पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया? नहीं तो पीजी होता है ना आप लोगों के, जस्ट इंस्टीट्यूट बाहर निकलती लेफ्ट साइड में पीजी लिखा हुआ है, पीजी बॉयज, पीजी गर्ल्स। ठीक है, दैट इज पेइंग गेस्ट। ठीक है, तो आप पीजी किस कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हो उसके हिसाब से उसका मतलब डिफरेंट हो जाएगा। एनीवे, वी वर टॉकिंग अबाउट कवर लेटर्स। आप लोगों को सबको समझ में आया? आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप उस जॉब के लिए अपना कवर लेटर बना करके भेजोगे कि मैं इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ये मेरा करिकुलम वाइटी है या तो ये मेरा रेज्यूमे है। आप इस पर्टिकुलर रेज्यूमे को देखो, इसको पढ़ो, और आपको लगता है कि अगर मैं इस जॉब के लिए मेरे पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंसेस हैं तो आप मेरे को डेफिनेटली इंटरव्यू के लिए कॉल करो। ठीक है, उसके अंदर कवर लेटर के अंदर आप छोटा मोटा जो है ना अपनी पर्सनल डिटेल्स भी ऐड कर सकते हो, कि नेम एंड नंबर आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। ईमेल आईडी तो उनका चला ही जाएगा। सपोज फॉर एग्जांपल मैं अपने पर्सनल ईमेल आईडी से जो है, ये पंखा चला दो ना प्लीज, बहुत गर्मी हो जाती है। मैं अपने पर्सनल ईमेल आईडी से तुम लोगों को कोई मेल भेजता हूँ तो तुम्हारे पास मेरा ईमेल आईडी आ जाएगा, राइट? अब अगर मैं उसके अंदर बस लास्ट में थैंक्स एंड रिगार्ड्स या योर्स फेथफुली करके उत्कर्ष टिक्को एंड नीचे अपना मोबाइल नंबर लिखूं, तो क्या तुमको मेरा नेम और मेरा मोबाइल नंबर भी पता चल जाएगा? कवर लेटर के अंदर एक पर्सनल डिटेल की लगभग इतनी सी ही जरूरत होती है। उसमें आपको ये नहीं लिखना होता उत्कर्ष टिक्को, नंबर ये, फादर्स नेम ये, मैरिटल स्टेटस ये। आप ये सब चीजें पर्सनल डिटेल लिखोगे अपने रेज्यूमे के अंदर। कवर लेटर के अंदर आप रिक्वायर्ड जॉब के बारे में, उस पर अप्लाई करने के बारे में लिखोगे एंड आपका जॉब वहां पे डन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। अपन ने उस दिन जो अपन ने डिस्कस किया था ना, अपन ने डिस्कस किया था अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ अ रेज्यूमे। एक बार इसमें आगे पढ़े थे, क्या है अपन ने उस दिन क्या डिस्कस किया? अपने जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अपना इंट्रोडक्शन अपने को देना पड़ेगा अपने रेज्यूमे के अंदर, राइट? It says while drafting your resume, pick your skills that are most suited for the position you are applying for. किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो, आपकी स्किल्स और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से है कि नहीं है। ठीक है, एज अ फ्रेशर आपने अभी तक कोई जॉब नहीं करी है, क्या आप सीईओ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो? रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन शायद हो सकती है, यस, बट रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस क्या है? नहीं है। सो व्हेन यू आर ड्राफ्टिंग योर रेज्यूमे, आप अपना रेज्यूमे बना रहे होते हो, उस टाइम पे आपको अपनी सारी खूबियां खामियां अच्छी तरीके से, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एज वेल एज वर्क एक्सपीरियंस अच्छे से ध्यान करके फिर अपने सीवी के अंदर, रेज्यूमे के अंदर लिखना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ अ गुड रेज्यूमे मस्ट नेवर बी अंडर एस्टिमेटेड। फर्स्ट इंप्रेशंस आर इंपॉर्टेंट। एक रेज्यूमे होता है ना, वो बेसिकली एक एम्प्लॉयर के पास आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। किसी ने लाइन सुनी है, फर्स्ट इंप्रेशन आर द लास्ट इंप्रेशन? आपका पहला इंप्रेशन किसी पर्सन पे अच्छा गया है तो वो लास्ट लॉन्ग करता है आगे जा करके। तभी अपन ने, याद है पिछले वाले चैप्टर के अंदर, फर्स्ट चैप्टर कम्युनिकेशन के अंदर लिखा था अपीयरेंस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, याद है किसी को? अपीयरेंस, योर बॉडी लैंग्वेज, अच्छा एक फर्म हैंडशेक, एक अच्छी तरह से प्रेस किए कपड़े पहन करके आना, अच्छे जूते पहन करके आना, अच्छी तरह वेल ग्रूम्ड होकर के आना, बाल ढंग से बना के आना, अगर बियर्ड रखते हो तो बियर्ड अच्छे से मैनेज करके आना, राइट? सो बेसिकली ये फर्स्ट इंप्रेशन तब होता है जब आप किसी पर्सन से इन पर्सन यानी आमने सामने मिलते हो। पर उससे पहले आपका एक जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, वो आपका रेज्यूमे क्रिएट करता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं रेज्यूमे को हमेशा अच्छी तरह से बनाना चाहिए, बहुत ध्यान देकर बनाना चाहिए, बहुत दिन लेके बनाना चाहिए। अपनी सारे जो आपकी खूबियां हैं,
आपकी सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से सब कुछ है, वो आपको उसमें अच्छी तरह लिखनी चाहिए, क्योंकि वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होगा किसी एम्प्लॉयर के सामने। ठीक है, द फर्स्ट इंप्रेशन दैट यू मेक ऑन अ प्रोस्पेक्टिव ट्रेनर, एम्प्लॉयर डिमांड्स ऑन द कंटेंट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ रेज्यूमे। ठीक है, हाउएवर अ रेज्यूमे however it says a resume is incomplete without a cover letter। हाँ बोलो क्या चीज, जनरली नहीं लिखते हैं, ठीक है, पर अगर आप लिखना ही चाहो तो लिख सकते हो, बट फिर वो फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने में कोई फायदा नहीं देंगी आपको। देखो सिंपल बात है, आप कभी कोई इंटरव्यू के लिए जाओगे, डेफिनेटली इंटरव्यू आपसे पूछेगा कि खूबियां तो सारी लिख दी आपने, कमियां क्या है आपके अंदर, तब आप बताओ अपनी कमियां। ठीक है, आपको ऐसे नहीं लिखना है कि आई एम नॉट अ टीम वर्कर, मुझे लोगों के साथ काम करना नहीं आता, 10 घंटे जॉब नहीं करता, 2 घंटे नींद चाहिए मेरे को, ऐसा नहीं लिखना है बिल्कुल भी। ठीक है, अ कवर लेटर, अब कवर लेटर की डेफिनेशन आ रही है, अ कवर लेटर इज अ लेटर दैट अकंपनीज द रेज्यूमे। ठीक है, कवर लेटर वो लेटर होता है जो आपके रेज्यूमे को अकंपनी करता है, रेज्यूमे को कंपनी देता है, रेज्यूमे के साथ जाता है, एंड रिफ्लेक्ट्स योर नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉयर और ट्रेनर। ठीक है, नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉयर और ट्रेनर क्या होगा, आपको क्या बॉस के बारे में पता करके जाना है, नहीं, उस कंपनी में कौन सी पोस्ट खाली है और उसमें लगभग क्या एक्सपीरियंस का, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का पर्सन डिमांड कर रहे हैं, वो आपको उस चीज का नॉलेज होना चाहिए आपको, तभी जो है आगे जाने के बाद में एक अच्छे कवर लेटर के साथ रेज्यूमे आगे भेज सकते हो। कवर लेटर जो होता है ना, उसका पर्पस होता है टू इंट्रोड्यूस यू टू एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और आप लोग बोलोगे रेज्यूमे भी तो सेम चीज करता है ना, रेज्यूमे भी इंट्रोडक्शन देता है, तो कवर लेटर इंट्रोडक्शन कैसे हुआ मेरा, कवर लेटर आपका इंट्रोडक्शन देगा सिर्फ नाम से और आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट से, ताकि वो आपके रेज्यूमे को स्क्रीन कर सके। सपोज मेरे पास में आज 15 सीवीज है मेरे पास में, उसमें से 2 तो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर वालों के, 2 है सीईओ की पोस्ट के लिए, और बाकी सब है अकाउंट डिपार्टमेंट और ऑपरेशन डिपार्टमेंट वालों के। तो मैं उन सबका सीवी निकालूंगा, उन सबका रेज्यूमे प्रिंट करूंगा या फिर उन सबका रेज्यूमे डाउनलोड करूंगा एंड उनको एक एक फाइल में लगाना चालू करूंगा। जिन लोगों को सॉफ्टवेयर डेवलपर का इंटरव्यू देना है उनका सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास में जाएगा, जिन लोगों को सीईओ का इंटरव्यू देना है वो सीईओ के पास में जाएगा, जिन लोगों को ऑपरेशन या अकाउंट डिपार्टमेंट में इंटरव्यू देना है उनका उस हिसाब से कंसर्न डिपार्टमेंट में चला जाएगा। ठीक है, एनी क्वेरी? Since this letter is often the first contact you have with the prospective employer or trainer, a neat, concise, well-written letter will increase the chances of getting an interview। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि ये जो पर्टिकुलर लेटर होता है कवर लेटर, ये आपका फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है आपके प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर के साथ में। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर सबको पता है क्या होता है, फ्यूचर में एम्प्लॉयर हो सकता है या नहीं हो सकता है, प्रोस्पेक्ट। ठीक है, तो वो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर के साथ में आपका फर्स्ट कांटेक्ट होता है, इसलिए आपका एक कवर लेटर भी जो होता है सोचे समझे तरीके से, अच्छी तरीके से, वेल रिटन, नीट एंड कंसाइज तरीके से, विथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड कंक्रीटनेस, ये जाना चाहिए। कोरिलेट वापस करो, चैप्टर नंबर 1 कम्युनिकेशन। आपका कवर लेटर कंसाइज होना चाहिए, संक्षिप्त में, कंक्रीट होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, राइट, कोहेरेंट भी होना चाहिए, लॉजिकल ब्रिज बिटवीन 2 कॉन्वर्जेशंस भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एनीथिंग एल्स, क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, ओके, कैन वी गो अहेड, आगे चलें। अब आप लोगों का हो गया, अरे मैं बोलूं, ठीक है, अब आता है आप लोगों का, तो मुझसे पूछो ना भाई, मुझे इसके लिए रखा गया है यहाँ पे। हाँ बोलो क्या हो गया, वो कवर लेटर में जाएगा। हाँ, आपका रेज्यूमे जो होगा ना, बेसिकली देखो रेज्यूमे क्या होता है ना, रेज्यूमे आपका जाता है इंटरव्यूअर के पास में, तो इंटरव्यूअर को पता है वो किस चीज के लिए इंटरव्यू ले रहा है, राइट। अगर मानो आज मैं तुम सबका इंटरव्यू लूंगा तो मुझे पता रहेगा यहाँ पे मैं किस बात का इंटरव्यू ले रहा हूँ, कि भैया एडमिशन के लिए इंटरव्यू ले रहा हूँ, कि अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू ले रहा हूँ, या क्या चीज के लिए इंटरव्यू ले रहा हूँ।
तो रेज्यूमे में आपको कभी कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करोगे वो नहीं आना चाहिए। आपके कवर लेटर में ये लिख के जाना चाहिए कि व्हाट इज योर नेम, कि डियर HR मैनेजर ऑफ व्हाट्सएवर, माय नेम इज नमिता, I am applying for the post of this. I came to know that you have a post vacant in your company. I would like to apply for this particular post in your organization. ठीक है, वो कवर लेटर में जाएगा। ठीक है, उससे रिलेटेड नहीं होती है। आप फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हो ना, इसे आप कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, आपको मैं बाद में आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आपको फर्स्ट क्लास है ना रेज्यूमे वाली, आपने फर्स्ट वाला अटेंड किया था, इसमें इंट्रोडक्शन दिया था रेज्यूमे का। हाँ ठीक है, मैं आपको ना बाद में क्लियर कर दूंगा। ओके, नाउ आप जब भी अपना रेज्यूमे बनाओगे या तो जब भी अपना कवर लेटर बनाओगे, तो उसके अंदर आपको एक चीज जो है वो हमेशा अपने साथ और अपनी कंपनी के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ करनी चाहिए, विच इज कॉल्ड एज SWOT एनालिसिस। वेरी गुड। इसका मतलब होता है S इज फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड, आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स का पता है वो क्या होता है? मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? हाँ, ताकत। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट, ये आपकी चार चीजें आपको हमेशा फोकस करके चलनी होती हैं। लेट्स से यहां मैं लिखता हूं स्ट्रेंथ, दूसरे कलर से लिखता हूं रादर, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। ठीक है, लेट्स से मैं इनको टेबल में डिवाइड कर देता हूं। आपकी स्ट्रेंथ जो होती है, स्ट्रेंथ आपकी अंदरूनी होती है, बाहरी की होती है? अंदरूनी। हमारी ताकत, ये हमारी ताकत क्या क्या है? मैं एक अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट के लिए कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, ये सारी क्या रहेंगी मेरी स्ट्रेंथ, मेरी ताकत। तो कहना से स्ट्रेंथ जो होती है इंटरनल होती है, राइट। एट द सेम टाइम वीकनेस क्या होती है आपकी, कमजोरी, वो भी इंटरनल होती है कि भाई मेरे पास में जो है मेरे पास क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिग्री है, मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, पर मेरे पास में जो है सॉफ्टवेयर की डिग्री का डिप्लोमा है, मेरे पास में डिग्री नहीं है उसकी। डिप्लोमा डिग्री में फर्क पता है ना आप लोगों को? ठीक है, माइट भी कोई कंपनी बोले कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिग्री ही चाहिए हमारे को, तो क्या होगा, वो डिप्लोमा जो है हमारी क्या बन जाएगी, कमजोरी, वीकनेस बन जाएगी। देखो डिग्री एंड डिप्लोमा अलग वो है ना, मतलब बेसिकली क्या होता है ना, वो कुछ डिग्री का ही फर्क होता है, मतलब एग्जैक्ट तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, बट डिग्री का कुछ तो फर्क होता है डिप्लोमा एंड इसके अंदर। नहीं नहीं नहीं, बीकॉम की भी डिग्री मिलती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। देखो इंजीनियरिंग के अंदर ऐसा होता है, कई यूनिवर्सिटीज जो होती है डिग्री प्रोवाइड कराती है, कई डिप्लोमा प्रोवाइड कराती हैं। मैं एमबीए के मामले में बोलूँ ना अगर, तो जब ये मैंने एमबीए किया था ना, तो उस टाइम पे क्या होता था, ये कॉलेजेस वगैरह रहते हैं ना, तो इनका एक स्पेसिफिक नॉर्म होता है कि आपका इतना बड़ा कैंपस होना चाहिए और क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, उसके हिसाब से आप डिग्री प्रोवाइड करा सकते हो। अगर आपके पास कैंपस नहीं है, आपके पास में और कुछ XYZ चीज़ें और होती हैं, वो नहीं है, तो आप डिप्लोमा प्रोवाइड कर सकते हो। तो माई एमबीए डिग्री इज PGDM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। ठीक है, तो उस चीज ऐसा कुछ तो भी इससे रिलेटेड कुछ तो भी होता है, पर काम सारे होते हैं, काम सारे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। ठीक है, एनीवे अब अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी क्या होती है, अवसर होता है। अवसर अंदरूनी होता है कि बाहर से होता है? आपको कोई चीज का अवसर, कोई चीज की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो आपको हमेशा एक्सटर्नल फोर्सेस से मिलेगी आपको। ठीक है, हाँ, कोरोना हुआ था, वॉज इट एन अपॉर्चुनिटी और वॉज इट अ थ्रेट? थ्रेट। लॉकडाउन हुए थे, कोरोना हुआ था, 1 2 3 लॉकडाउन हुए थे अपने, तो वो अपॉर्चुनिटी था या थ्रेट था?
मेडिकल फील्ड वालों के लिए तो अपॉर्चुनिटी थी वो, फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए तो अपॉर्चुनिटी थी, पर अदर थिंग लाइक लेबरर्स, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, रियल एस्टेट बिजनेस, उनके लिए था वो थ्रेट. सो डिफरेंट सिनारियोज, डिफरेंट सिचुएशंस इन एन एनवायरमेंट कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, ओके, लेट्स से मैं कोई पर्सन हूं जिसने 5 साल आइनॉक्स में काम किया है, ठीक है. अब कोरोना के टाइम पे मैं सिनेपोलिस जाऊं इंटरव्यू देने के लिए, तो क्या वो सिचुएशन अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है? थ्रेट है, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर सिनेमा चल नहीं रही थी, राइट, सिनेमा हॉल खाली पड़े थे, तो जॉब कहां से मिलेगी? वेयर एज इफ आई हैव वर्कड इन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी फॉर 5 odd number of years एंड उसके बाद कोरोना आता है, तो वो चीज मेरी अपॉर्चुनिटी होगी या थ्रेट होगी? अपॉर्चुनिटी होगी. सो different scenario, different cases in different situations are opportunities and threat to different people. Corona became an opportunity to many people, but at the same time it became a threat to many others. ठीक है. अब कैन आई से जो स्ट्रेंथ होती है और वीकनेस होती है हमारी अंदरूनी होती है, तो कैन आई से दीज आर इंटरनल, राइट. हमारे अंदर की ताकत और हमारे अंदर की कमजोरी, वो तो इंटरनल फैक्टर रहा. तो आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके इंटरनल फैक्टर्स रहेंगे. वेयर एज फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट वो इंटरनल फैक्टर होंगे या एक्सटर्नल फैक्टर होंगे? एक्सटर्नल फैक्टर. ठीक है. अब एक बात और मेरे को, आपका स्ट्रेंथ होता है, ये है ना इसके अंदर, यही करा ना आगे. आप है ना, आपके पास में कोई स्ट्रेंथ है आपकी, या आपको बाहर के मार्केट से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो सिचुएशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी या हार्मफुल रहेगी? हमारे स्ट्रेंथ है कि हमारे पास में जो डिग्री भी है, हमारे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, मेरी स्ट्रेंथ है, और मार्केट में अपॉर्चुनिटी भी आई हुई है कि किसी कंपनी के अंदर या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर उस सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट बहुत सारी खाली हैं. तो स्ट्रेंथ है कि मेरे पास डिग्री है और एक्सपीरियंस है. अपॉर्चुनिटी क्या है कि जॉब्स आई हैं खूब सारी. तो ये मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा या हार्मफुल रहेगा? तो आपकी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज जो होती है ना, वो होती हैं आपके लिए हेल्पफुल. एट द सेम टाइम मानो मेरी कोई वीकनेस है, या तो मार्केट में थ्रेट आया है कि भैया इस इंडस्ट्री के अंदर खूब सारी जॉब कट हो रही हैं, या तो कोरोना की वजह से जो है ये इंडस्ट्री भी जो है कुछ टाइम के लिए होल्ड पे जानी चाहिए, तो वो मेरे लिए थ्रेट होएगा. हमारी कमजोरी और मार्केट के संकट क्या होंगे हमारे लिए, हेल्पफुल या हार्मफुल? तो आपका वीकनेस और आपके थ्रेट्स आपके लिए होंगे हार्मफुल. ठीक है. आप फटाफट से ये कॉपी कर लो अपनी कॉपी के अंदर. लिख लिया आप लोगों ने? हाँ, अच्छा.
अभी वीडियो आ रही है क्या? अभी भी नहीं आ रही वीडियो? पीपल इन द जूम कॉल प्लीज चेक, आप लोगों को वीडियो आ रही है क्या अभी? प्लीज गिव मी एन आंसर। नमन आ गई अभी वीडियो? ओके। ओके, आप लोग एक काम करो, मैं अभी जो है ना स्क्रीन पे लिखा हुआ है स्वॉट एनालिसिस के बारे में, इसका एक बार डायग्राम बना लो एक बार के लिए, देन आई विल गेट बैक टू यू पीपल। ओके, आप लोग ये डायग्राम बना लो फटाफट से। ओके गाइस, तो हम लोगों ने क्या देखा अभी? स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। स्वॉट एनालिसिस करना क्यों जरूरी होता है? हाँ मतलब ये तो उसी से पता चल गया ना, ये तो कि स्वॉट क्यों जरूरी होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट जानने के लिए। क्या चीज? ठीक है, एनीवन एल्स? सामने से जवाब आ रहा था क्या? नहीं, यहाँ से कुछ जवाब आ रहा है। स्वॉट एनालिसिस करना क्यों जरूरी होता है, क्या बोल रहे हो आप? क्या? लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। एनीथिंग एल्स? सही टाइम पे सही काम करने के। क्या हम लोगों ने जब रेज्यूमे जब पढ़ना स्टार्ट किया था, रेज्यूमे राइटिंग पढ़ना स्टार्ट किया था, तो क्या उसमें हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी कि आपका रेज्यूमे जो होता है बिल्कुल सोच समझ करके अच्छे से पॉइंट्स लिख करके बनाना चाहिए आपको। सेम वॉज विद द केस ऑफ अ कवर लेटर ऑल्सो, राइट? तो आप जब भी सोच समझ के, सोच विचार करके, अच्छी तरीके से हर चीज़ को नोट डाउन करके, अच्छे से हर चीज़ की प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट देख करके जब भी आप ना रेज्यूमे बनाओगे, तो उससे पहले आपको अपना करना रहेगा स्वॉट एनालिसिस कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी कमजोरी क्या है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्या है और मार्केट में संकट क्या है। ठीक है, दैट्स वाई अ स्वॉट एनालिसिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग अ सीवी एज वेल एज अ कवर लेटर। अब अपन पढ़ते हैं इसके अंदर अपनी किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। ओके, सो किताब के अंदर लिखा हुआ है SWOT stands for strength, weaknesses, opportunities and threats. SWOT analysis is a strategic planning technique that makes you identify your strength, weakness, opportunity and threats, thereby enabling you to assess your holistic personality. ठीक है, और इसमें यही लिखा हुआ है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। आप स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट को करने के बाद में आप है ना ये कर सकते हो, ये पता कर सकते हो कि आपका रेज्यूमे किस तरह लिखा जाना चाहिए, आप में क्या खूबी है, क्या कमियां है, क्या बाहर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या उससे रिलेटेड सारे थ्रेट्स हैं हमारे पास में। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर एस्पेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू योर इनहेरेंट एक्वायर्ड एबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल ब्रेक थ्रूज एंड थ्रेट्स इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन। ठीक है, यही डिस्कस किया अपन ने। स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है, अंदरूनी होती है। अपॉर्चुनिटीज बेसिकली अपन ने यही एग्जांपल डिस्कस किया विद द एकेडमिक क्वालिफिकेशन कि मानो उनको डिग्री की जरूरत हो और हमारे पास में डिप्लोमा हो। ठीक है, तो वो हमारे थ्रेड बन सकती है। एंड अपॉर्चुनिटीज वो कि सपोज फॉर एग्जांपल किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर की फर्म में जगह खाली है, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आपके पास में सॉफ्टवेयर डेवलपर की डिग्री है आपके पास में, तो उस केस के अंदर आप जो है वहां पे अप्लाई कर सकते हो। कल करेंगे इस वर्ड को। हॉलिस्टिक इज अ वेरी लार्ज वर्ड, उसको अपन आराम से डिस्कस करेंगे एक बार, है ना। While strength and opportunities are helpful in achieving your objective, provided that you are able to utilize your strength and leverage with opportunities, weakness and threats give you a reality check as where you stand vis-a-vis others and enable you to identify the aspects. क्या हमने कुछ दिन पहले वर्ड किया था कॉल्ड एज vis-a-vis? किया था ना? क्या होता है इस वर्ड का मतलब? भूल गए? इन रिलेशन टू, vis-a-vis, where you stand in relation to others or vis-a-vis others. ओके, ये बार नीचे देख लेते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। और after the analysis it becomes easier for you to highlight your ability skill in the form of a resume. Moreover, you are able to map your qualities vis-a-vis the requirements expectation posed by opportunities whether academic or professional and apparent threats. ओके ठीक है। ओके, तो आज अपन ने क्या क्या किया? अपन ने बेसिकली अपन ने आज किया अबाउट कवर लेटर। सबको समझ में आया कवर लेटर? स्वॉट एनालिसिस सबको समझ में आया?
SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ठीक है, अपन है ना कल अब डिस्कस करेंगे अबाउट अ फ्यू फॉर्मेट्स ऑफ रेज्यूमे, और परसों के दिन अपन क्या करेंगे फिर से एक्टिविटी। ठीक है, हाँ इसमें कैसी एक्टिविटी है वो आपको बता देता हूँ। पिछली बार क्या है, थोड़ा सरप्राइज के तौर पे हो गया था, तो आप लोग जो है इतना वो नहीं कर पाए। इस बार आप लोग के परसों जो एक्टिविटी करेंगे हम लोग, आप सब लोग अपना अपना एक एक पेज निकालोगे। ठीक है, अपने बारे में एक छोटा सा स्वॉट एनालिसिस करोगे उसके अंदर, एज वेल उसके बाद में आप मेरे को एक अपना CV बना के दोगे, एक रेज्यूमे बना के दोगे मेरे को अपना। ठीक है, हाँ कवर लेटर रहने दो, कवर लेटर छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के जनरल पेपर क्वेश्चन जो आता है ना वो ऐसे आता है कि सपोज देर इज द पोस्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट वेकेंट एट अ कंपनी, यू आर दिस पर्सन विद दिस क्वालिफिकेशन, अप्लाई फॉर द पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, तो उसके अंदर आपको कवर लेटर भी बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर आपको क्या बनाना पड़ेगा, दूसरा चीज रेज्यूमे। ठीक है, सो कल हम लोग जो है कुछ एक फॉर्मेट डिस्कस करेंगे रेज्यूमे का, एंड परसों हम लोग बनाएंगे कवर लेटर विथ स्वॉट एनालिसिस एंड रेज्यूमे। ठीक है, कवर लेटर बनाने में 15 मिनट लगने चाहिए, स्वॉट एनालिसिस करने के अंदर अनदर नहीं, कवर लेटर में लगभग 5 मिनट लगने चाहिए, 10 मिनट आपके स्वॉट में लगने चाहिए, और उसके आपका आधा घंटा लगना चाहिए रेज्यूमे बनाने में। ठीक है, परसों हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं, एंड कल जिन जिन लोगों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं कल लेके आओगे, दिस इज द लास्ट एंड फाइनल कॉल, कल आप लोग अपने असाइनमेंट्स लेकर के आओगे। पता नहीं है, आया नहीं था तो अपने फ्रेंड से पूछो फिर। ठीक है, ओके, एनी क्वेरी इन टुडे सेशन? ओके, हैव अ गुड डे अहेड गाइस, आई विल सी यू टुमारो ऑन द सेम टाइम। पीपल इन द जूम कॉल, एनी क्वेरी? अच्छा अभी नहीं आ रही, क्या नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, क्या नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही गाइस आपको? हाँ, जूम कॉल वालों, आप लोगों को अगर वीडियो नहीं आ रही हो तो एटलीस्ट आपको ऑडियो तो आया ही होगा, तो ऑडियो से रिलेटेड आप जो है ना अपना नोट्स बना लो। इन केस अगर ऑडियो में भी दिक्कत आई हो तो प्लीज़ आप लोग जो सेशन, जो रिकॉर्डेड सेशन होता है उसको देख के एक बार के लिए रिवाइज कर लो। ठीक है, मैं टेक्निकल डिफिकल्टी का आज एक बार बात कर लूँगा यहाँ पे, और कल से मोरलेस यहाँ पे टेक्निकल डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। ओके गाइज, हैव अ गुड डे अहेड, आई विल सी यू ऑल टुमारो।